बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे लग रहे हैं आपको नॉवेल्स? कहाँ कहाँ गर्मी का आगाज़ हो रहा है मुझे बताएं, और कौन कहाँ से मुझे सुन रहा है और देख रहा है और पढ़ रहा है मेरे चैनल को। मुझे बताएं कौन से नावल आपको अच्छे लग रहे हैं। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है रिजवाना इरशाद अहमद का हम जान के हारे। ये नावल शायद कि मैंने पढ़ा हो, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। पढ़ा तो हुआ होगा काफ़ी अरसे पहले, लेकिन अभी मुझे इसकी स्टोरी कुछ याद नहीं आ रही। मैंने सोचा आपके साथ दोबारा से पढ़ती हूँ, आप भी सुनिएगा, मैं भी पढ़ती हूँ। ये आया था माहनामा किरण में, लेकिन मुझे इसका ना मंथ याद है ना ईयर याद है। चलिए मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। रिजवाना इरशाद अहमद का हम जान के हारे। इतनी तब्दीली आ चुकी थी कि एड्रेस मालूम होने के बावजूद उसे रास्तों से मानूस होने में काफ़ी वक्त लगा। बहरहाल इतनी गर्मी में सामान की मुशक्क़त के साथ वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंचा तो बहुत मुसरत महसूस कर रहा था। दाएं हाथ को सफरी बैग्स की कैद से आज़ाद करते हुए से ब्लू रंग के जंग आलूद दरवाजे पर दस्तक दी। मौसम का मिजाज कुछ इस दर्जा गर्म था कि 1 मिनट इंतज़ार की जहमत गिरा साबित हो रही थी। चे जाए कि वो 5 मिनट तक सब्र तहम्मुल से खड़ा रहा, शायद इसलिए कि वो उससे भी सख्त मौसम का आदी था, मगर इतने सारे शॉपर और बैग्स के साथ खड़े रहना तकलीफ का बायस था। हालांकि सफ़र भी नागवार ना गुजरा था। सिर्फ चंद घंटों की में वो जद्दा से यहाँ मौजूद था। एयरपोर्ट से ही 1.5 घंटे में टैक्सी ड्राइवर ने उसे उस इलाके में पहुँचाया, मगर मेन रोड से तंग गलियों में वो आने को तैयार ना हुआ तो मजबूरन उसे अपने सामान समेत सड़क पर ही उतरना पड़ा। अगली बार उसने कदरे तेज़ दस्तकी दी, मगर जवाब फिर भी नदारद। अब कि उसे कोफ्त हुई और पूरा दरवाज़ा धड़ाधड़ धड़धड़ा डाला। कौन है? क्या दरवाज़ा उखाड़ देने का इरादा है? इस बार एक सुरीली मगर झुंझलाई हुई निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और अगले पल दरवाज़ा खुल गया। नमाज पढ़ने के अंदाज में दुपट्टा सर पर लपेटे जो चेहरा उसके सामने आया, उसके नकूश जितने तीखे और पुरकशिश थे, उससे कहीं ज़्यादा तीखी निगाहें थी जो सवालिया मगर बेहद अजनबी अंदाज में उस पर जमी हुई थी। चंद सातों के इंतज़ार के बाद सवाल हुआ, फरमाइए। जब ज़ुबान से भी सवाल हुआ तो वह हकीकतन गड़बड़ा गया। सामने मौजूद लड़की की आंखों में पहचान की कोई रमक ना थी। वो दरवाजे का सिर्फ एक पटवा किए उसी हिस्से में इस्तादा थी। क्या यह सब यहाँ रहते हैं? उससे कबल के सामने वाली के तेवर उसकी खामोशी पर मज़ीद जारहाना होते। वो पूछ बैठा, मगर पूछ कर पछताया। आप सेक्टर 8 में चले जाएं, वहाँ जो कब्रिस्तान है आजकल वो वहाँ क़याम पजीर हैं। जवाब अनोखा सा मिला। वो भी क्या करती? एक तो गर्मी की शिद्दत ने दिमाग पिलपिला कर रखा था, उस पर लोड शेडिंग की आफत, फिर रोज़ के हिसाब से अम्मा और फुफ्फो की तवील बहस नुमा झड़प, जिसकी बुनियादी वजह वही थी। मगर क्या करती? खुद को इन झड़पों से अलहदा कर लेना अब उसके इख्तियार में भी ना था। वो तो खुद वसात का पटा हुआ मोहरा बन चुकी थी। जो बेदस्तो पा होता है उसके इख्तियार में कोई कार नहीं होता। उसके एहसास हुआ था उसने गलत सवाल कर लिया है। मेरा मतलब है या साहब का घर यही है तो मुझे उनकी बेगम से मिलना है। मुझे गज़नफ़र ने यहाँ भेजा है। अब कि उसने एक ही सांस में पूरी बात कहकर सामने देखा। जब वो उसे पहचान नहीं रही थी तो उससे अपना तारुफ भी करवाना मुनासिब ना समझा, मगर सानिया का चेहरा यकदम मुतगय्यर हुआ था। आप कहाँ से? मेरा मतलब है, उससे टूटे हुए जुमलों में कहने की सही की, मगर जुमला अधूरा रह गया क्योंकि उसकी निगाह इन बैग्स पर पड़ी जिनमें अरबी लफ्ज़ प्रिंट थे। ऐसे प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में गज़नफ़र की तरफ से पहले भी गिफ्ट्स आ चुके थे। गज़नफ़र ने आप लोगों के लिए कुछ सामान भेजा है। उससे बाएं हाथ में मौजूद बैग्स की तरफ इशारा किया, जिन पर बड़े वाज़े अंदाज में आहलन व साहलन यानी कि खुश आमदीद देख कर भी वो उस शख्स को खुश आमदीद ना कह सकी, क्योंकि जिस शख्स ने ये सब भेजा था उसकी इतने अरसे की खामोशी से वो उसके इरादों से ना वाकिफ थी। कौन है? सानिया अंदर से अम्मा की आवाज़ आई। वो अभी नहाकर निकली थी। क्या? तो दरवाजे से ही चिपक गई। अगर कोई मांगने वाला है तो 5 रुपये देकर जान छुड़ा दे। किचन की स्लिप पर 5 रुपये पड़े थे। उस शख्स तक अम्मा की आवाज़ आई थी। मांगने नहीं, देने वाला है अम्मा। सुस्त रवि से वो अंदर पलट आई। गज़नफ़र ने किसी के हाथ कुछ चीज़ें भिजवाई हैं। सहन में बिछी चारपाई पर वो पाँव टिकाकर बैठ गई। अरे तो तूने उसे बाहर ही क्यों खड़ा कर दिया? अम्मा को झटका सा लगा। गज़नफ़र की खैर खबर तो आई। मेरे मौला का लाख लाख शुक्र। और तो ऐसी बावली, चल जाकर बैठक का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठा, मैं दुपट्टा लेकर आती हूँ। अम्मा ने खुशी से कहते अपने काले सफ़ेद गीले बालों का हाथ से जुड़ा बनाते हुए दुपट्टे की तलाश में निगाहें दौड़ाई। सानिया उठकर बैठक में आई। अंदर आ जाए। बैठक का दरवाज़ा खोलकर सर बाहर निकाली। वो शख्स से बोली जिसने अंदर आने का मसला सुनकर शायद खुशी और तशक्कुर की सांस सीने में भरी थी और गड़प से अंदर घुस आया था। एक छोटा सा सूटकेस, 2 मुनासिब साइज़ के सफरी बैग्स जिनमें से कंधे पर और एक उसके बाएं हाथ में
था। उसके साथ 3-4 बड़ी जिसामत के मजबूत प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स भी थे। सानिया इस सारे सामान को उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। उलझन तो उसे इस शख्स के चेहरे को भी देखकर हो रही थी जिसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून मौजूद था। मंजिल पर पहुंचने का इत्मीनान। इस दम अम्मा अंदर आई थी और सानिया शरबत का इंतजाम करने के लिए वहां से निकल गई। रात तक अम्मा ने जाने कैसे इस बात को हजम किए रखा। उन्होंने सानिया को भी आफिया के घर मिलाद कुरान खानी और 11वीं की दावत में अपने ना आने पर दामाद से सख्त माजरत के साथ भेजा तो खासी ताकीद की थी कि किसी को पता न चले कोई गजम्फर की तरफ से तहाइफ और उसकी खैर खबर लेकर आया है। क्या पता उन्होंने क्या सोच रखा था। शायद वो पहले खुद गजम्फर के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहती थी। नाहिमा, उज़्मा और सनत तीनों सुबह सवेरे ही आपा की तरफ चली गई थी। अब अम्मा ने अपना जाना मुलतवी कर दिया था। यूं सानिया अम्मा, दादा और मेहमान को खाना खिलाकर किचन की सफाई और अपनी तैयारी के बाद वहां पहुंची तो 5 बज रहे थे। आधे घंटे में फुफ्फो भी अपनी दोनों शिफ्टें भुगताकर वहां पहुंच गईं। रात बहुत जल्दी करते करते भी इन लोगों को घर पहुंचने में खासी देर होगी। हैरत की बात कि अम्मा ने कोई शोर व वेला ना किया। फुफ्फो के दिल में अलग खुदबुद सी मची हुई थी। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अम्मा ने बेटी के घर जाना कैंसिल कर दिया। सानिया चाहने के बावजूद अम्मा की ताकीद के ख्याल से मुँह से भाप भी ना निकाल सकी। खुद को अनजान जाहिर करती रही। रात में बिस्तर उठाकर बैठक तक पहुंचने से पहले ही अम्मा ने नाइमा को घेर लिया। बैठक में मेहमान है, तुम सब बच्चियां आज मेरे कमरे में सो जाओ। मेरा बिस्तर सहन में चारपाई पर लगा देना। नाइमा अपनी जगह नागवारी से गंग हुई सो हुई। बाथरूम से कपड़े बदलकर बाहर आती फूफा भी ठिठक गई थी। फौरन कदम बढ़ाकर भावच तक पहुंची। आखिर मामला क्या है भाभी, कौन आया है? उन्होंने मुतजस्सिस होकर पूछा। कोई भी हो बीबी, तुम्हें इससे क्या? तुमने तो मेरी बेटी की लुटिया डुबो दी ना। अपने बख्त की तरह इसके नसीब पर भी इकलापे की स्याही फेरने में कोई कसर न रखी। स्याही नहीं फेरी मैंने, आपकी बेटी का बख्त चमका दिया है। इतनी तो इंसान की परख है मुझ में। एक ना एक दिन तुम्हें मेरी बात की सच्चाई का एहसास होगा। रहने दो अम्मा ने कलसकर चेहरे के आगे से नादीदा मक्खी उड़ाई। तुमने तो माँ और भाई की शय पाकर अपनी सी कर ली, मगर भुगत रहे हैं मैं और मेरी बच्चियां। जब ब्याही हुई बेटी सुनी मांग के साथ घर बैठी हुई है तो ऐब ढूंढते लोग छोटियों को कब पूछेंगे। वो कहते कहते चारपाई पर जा बैठी जहाँ सानिया पहले ही मौजूद थी। यही अम्मा थी जो पहले बेटियों को बसा औकात कोसते देने लगती थी। जाने कल मुँहों के कैसे बख्त, कैसी सूरतें हैं जो कोई देख कर जाता है तो पलट कर वापस ही नहीं आता। ये तो फुप्पो ही भतीजियों की हमेशा ढाल बनती थी। बच्चियों के बख्त और सूरतों को क्यों कोसती रहती है? इनकी सूरतें नहीं, उनके घर की गुर्बत देख कर कोई पलट कर नहीं आता। अपनी अकड़ ख़त्म कर लो भाभी, बहुत से मसाइल कम हो जाएंगे। अम्मा और फुप्पो जब भी आमने सामने होती तो दू बदू होने से ना रह पाती। अम्मा ख़त्म करें ये झगड़ा, घर में मेहमान मौजूद है। सानिया को रात की इस बहसबाजी से चिढ़ हुई तो दबे लहजे में टोक दिया। ना मेहमान के आने से आखिर सानिया के किस्से का क्या ताल्लुक? सानिया के टोकने के बावजूद दबी आवाज़ में सही फुफ्फो गुराने से बाज ना रह सकी। देखो बीबी, लड़ने झगड़े के दौरान अम्मा के मुंह से फुफ्फो के लिए तंज़ी अंदाज में बीबी का ही तखातुब निकलता। तुम्हारा किया अपनी जगह, पर मैं भी माँ हूँ। आखिर को मेरी दुआएं रंग ले ही आई और गज़फ़र की खैर खबर मिल गई। आखिर उन्होंने ही उगल दिया। फुफ्फो चौंक गई। सानिया सर झुकाए बैठी रही। सना तो आते ही कमरे में एक तरफ लुढ़क कर सो चुकी थी। नाइमा और उज़्मा भी तजस्सुस में करीब आ गईं। क्या मतलब? जल्दी बोलो भाभी, फुफ्फो की बेचैनी दीदी थी। अहमद नाम है लड़के का, गजम्फर का दोस्त है, उसी के साथ काम करता है। अब नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गया है। गजम्फर ने उसके हाथों सबके लिए तहाइफ भिजवाए हैं। खुद भी चंद महीनों तक आ रहा है। दोनों मिलकर शराकत में कारोबार करेंगे। फिलहाल कराची में कोई अपना सगा नहीं है। कह रहा था गजम्फर के हवाले से ही भरोसा करके घर में थोड़ी सी जगह किराए पर रहने के लिए दे दे। अम्मा पूरी तफसील बताए बिना ना रह सकी। घर पहले ही मछली बाजार है, मछली बाजार से कम है ना जो अहरे गैरों को किराए पर भी दे दे। सानिया भिन्ना गई। 3 छोटे से कमरे, जिसमें से एक में अलमारियों और ट्रंकों के साथ अम्मा काबिज और दूसरे में अपने साजो सामान के साथ फुफ्फो। हम कहाँ रहेंगे? इस पर बाथरूम भी है, एक ही है, और वो भी अंदरूनी हिस्से में। उज़्मा ने जोड़ तोड़ के दुहाई दी। जवाब अम्मा ने सख्त किस्म की घुरी वसूल की। मैंने कौन सा बैठक चढ़ाई पर चढ़ा दी है? मुझे नहीं मालूम। जवान जहान लड़कियों का घर है। ये तो सिर्फ चंद दिन की बात हुई है। कहीं किराए का घर मिल जाता तो वो चला जाएगा। आखिर दामाद का संगी उसका भेजा हुआ है, कुछ तो लिहाज करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कौन है। आखिर फुफ्फो से रहा ना गया तो आगे बढ़ी। ए बीबी रुक जाओ। अम्मा लपक खशमगी अंदाज में फुफ्फो के आगे जाकर खड़ी हो गई। रात गए लड़की साथ के गैर मर्द के पास जाना मुनासिब नहीं। लड़की? फुफ्फो का ताज्जुब जायज़ था। अम्मा ने आज से कितने साल पहले ने इन्हें लड़की तस्लीम करना छोड़ दिया था। हाँ तो 45 के पेटे में ही सही, मगर कंवारी तो हो। जाओ अपने कमरे में सुबह मुलाकात करना। अम्मा के हुक्म से ज़्यादा उम्र जताने पर फुफ्फो तिल मिलाती हुई अपने कमरे में घुस गई थी।
अगली सुबह फूफा मेहमान से मिलकर बैठक से निकली तो बड़ी निहाल और खुश थी। अम्मा सुबह फजर की अजान के साथ ही मेहमान को जगाकर बाथरूम के इस्तेमाल से फरागत दिला चुकी थी। फिर सानिया और महरोज फुफ्फो को नमाज फजर के लिए जगाया था। खुद भी नमाज और तलावत कुरान से फारिग होकर अपना पानदान लिए किचन के पास ही मूड़े पर बैठी थी। सानिया सबके लिए नाश्ता तैयार करी थी। फुफ्फो चारपाई पर जा बैठी। भाभो अब तुम अपना चश्मा बनवा ही लो। फुफ्फो बहुत मूड में थी इसलिए अम्मा को भाभो कहा था। सब्जी की दुकान पर सेम की फलियों की बजाय गवार की फलियों पर हाथ रख देती हो। लेने थे पालक के पत्ते और सरसों पर हाथ रख दिया। भैया 1 किलो तोल दो। फिर जाकर उसे 10 बातें सुनाई कि मैंने पालक मांगा था। पप्पू ने हंसकर गुज़श्ता वाक़यात याद दिलाए थे। निगाह की कमजोरी का यही आलम रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दरवाजे पर दस्तक दूं और तुम दरवाज़ा खोलकर 5 का नोट हाथ पर रख दो कि जाओ बीबी तुम अब दूसरे दर पर जाओ। वो कह रही थी, सानिया ने खड़े खड़े चौंक कर बावर्ची खाने की खिड़की से फुप्पो का सुर्ख और सफ़ेद चेहरा देखा जिस पर अजब सी सरखुशी छाई हुई थी। अभी कल ही तो अम्मा ने कहा था कोई मांगने वाला है तो 5 रुपए दे दे, लेकिन कहीं ये बात मेहमान ने तो फुप्पो को नहीं बताई। सानिया को अब ज़रा शर्मिंदगी सी हुई थी। वाकई अम्मा की नज़र अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी तो हो गई थी। आंखें चिंधिया कर सब कुछ देखने की सही करती हैं। सानिया की नौकरी लग जाए तो बनवा लूँगी, पर तुम्हारी कमाई से हरगिज़ नहीं बनवाऊँगी, अम्मा बेनियाज सी कह रही थी। सानिया की नौकरी अब भूल जाए। गजनफर अब आने वाला है, उसके हाथ पीले करने की तैयारी करे। सौ बिस्मिल्लाह, वो आए तो सही, जो मुझसे बन पड़ा दे दिलाकर इज्जत से रुखसत करूंगी, पर तब तक तो सानिया कुछ ना कुछ करेगी। अम्मा ने मुतमिन अंदाज में पान बनाकर मुंह में रखा। गजनफर को सानिया के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया बहुत पैसा है उसके पास, इन 7 सालों में कमाया ही कमाया है। खर्च करने वाला तो कोई था ही नहीं, सब जोड़ रखा है सानिया के लिए। मैं ना कहती थी सानिया की किस्मत सोना है सोना, और गजनफर तो है ही हीरा। फूफा बहुत लहक लहक कर कह रही थी। वो अपने पुराने घर की मरम्मत करवाकर नए साजो सामान के साथ सेट करवाएगा। जब वो यहाँ वाले घर में शिफ्ट होगा तो उसे खाने पीने की परेशानी का भी सामना होगा, इसलिए वो जल्द अज जल्द सानिया को रुखसत करवाएगा। सानिया, तुम अहमद से मिली हो ना, तुम्हें वो कैसा लगा? फूफा उठकर किचन में आते हुए शोखी से सानिया से पूछने लगी। ए बीबी, अहमद मियाँ ने क्या अपनी दोस्ती के तमाम राजों की गठरी तुम्हें सौंप दी? अम्मा को कलक सा हुआ, अहमद ने उनसे ये खुशकुन बातें क्यों ना की? महरोज तो पहले ही ये रिश्ता करवाने पर इतराई रहती है। ऐसा ही समझ लें भाभी, बहुत नाइस लड़का है। उन्होंने बेसाख्ता दिल से तारीफ की। चेहरा तो पहले ही जाने की इस खुशी में गुलरंग था, लहजा भी खनक रहा था। अम्मा और फूफो की तू मैं बरसों पुरानी थी। ऐसा भी नहीं कि दोनों को एक दूसरे के वजूद से ही बैर हो, बल्कि सिर्फ इख्तलाफ राय इन दोनों को जुमलेबाजी पर मजबूर करता था। 80 की दुहाई में जब फूफो जवान थी, खूबसूरत थी, तालीम ने उनकी खूबियों में 4 चांद लगा दिए थे, तो उनके नखरे भी उन खूबियों से कहीं ज्यादा थे। अब्बा के बाद सुरैया फूफो, सायका फूफा, शहराज चचा सभी मुनासिब उम्र में शादीशुदा हो चुके थे। फूफो अपनी खूबसूरती के साथ मैथमेटिक्स में मास्टर्स और नौकरी के बाद हाई फाई शख्स के रिश्ते की मुंतजिर थी। दादी की आखिरी लाडली और चहेती औलाद थी, सो उन्होंने उनकी ख्वाहिश पर कभी ना नहीं की थी। जब तक दादी में दमखम रहा, बेटी की हस्ब ख्वाहिश अच्छा से अच्छा बर तलाश करने में कोशा रही। बहुत से रिश्ते आए, मगर फूफो को किसी के मोटे और ठिगने होने पर एतराज़ हुआ तो किसी की उम्र ज़्यादा, किसी की तालीम कम, किसी की नौकरी ढंग की ना होने पर एतराज़, किसी की कम तनख्वाह इनके दिलो दिमाग को बरमाने में नाकाम रहती। गर्ज यहीं से अम्मा और पप्पो की चपकलिश का आगाज़ हुआ था। आफिया 9 और सानिया 6 साल की हो चुकी थी। बीच में यह के बाद दीगर इनके 2 मुर्दा बेटे पैदा हुए। अब्बा और अम्मा ने तो उसको अल्लाह की रज़ा जान ली, मगर दादी उठते बैठते ताने देती। नाइला, उज़मा और सना की पैदाइश तक दादी की सेहत उम्र के तंग घेर की वजह से डामाडोल हो गई थी। फूफो अपनी टीचिंग की नौकरी से अच्छा खासा कमा लेती थी। माँ, भाभी या भतीजे पर खर्च करने में कभी वो खल से काम ना लिया। शायद इसकी वजह ये हो कि अब्बा सिर्फ अपनी ही कमाई से घर का खर्च चलाते थे। उन्होंने कभी फूफो से 1 रुपया तक ज़रूरत के तहत वसूल नहीं किया। अपने शौक़ और ज़रूरतें भी खुद ही पूरी कर लेती थी। फिर भी अम्मा चाहती थी वो दादी की ज़िंदगी में ही अपने घर की हो जाए, हालांकि ये बात दादी के सोचने की थी। फिर फूफो ने ऐलान कर दिया, अच्छा रिश्ता ना मिले तो शादी करना भी इतना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा आइंदा कोई उनके लिए उल्टे सीधे रिश्ते तलाश करके उन पर शादी के लिए दबाव ना डाले। उन्होंने बिला वास्ता अम्मा पर ही चोट की थी। जब से दादी बिस्तर से लगी थी, अम्मा ही उन पर शादी कर लेने के लिए दबाव डालती थी। हाँ, सारी ज़िंदगी अपनी माँ के बाद मेरे सीने पर मूंग दलना अपनी 5 काम है ना, जो तुम्हारी फिक्रों का बोझ भी अपने सर पर ला दूँ, अम्मा बड़बड़ाती। फिक्र मत करो भाभी, तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास, तुम्हें ज़रूरत हो तो 2-4 लाख दे ले सकती हो। अपनी हालिया निकली हुई कमेटी के हवाले से उन्होंने अम्मा को चिढ़ाया था, मगर अम्मा को शायद इसी दिन उनके गरूर और पैसे से चिढ़ हो गई थी। अब्बा के नाना करने और अम्मा की नागवारी के बावजूद उन्होंने दादी को शामिल मर्जी करके कमेटी की रकम से घर की मरम्मत और कमरों पर शेल्टर की छत की बजाय टाइल्स की छत डलवा ली थी। तब से अब तक इस घर का नक्शा वैसा ही था। अम्मा को पप्पो का पैसा लगाना गवारा ना था और ख़ुद उनके पास इतना पैसा नहीं था कि घर की ज़रूरत के तहत तब्दीली लाई जा सके।
16वां सन पूरा हुआ था। आफिया का मैट्रिक का रिजल्ट आने से पहले ही अम्मा ने आफिया का रिश्ता लगाया और शोर मचा मचा कर उसकी शादी करवा कर ही दम लिया। आफिया बहुत छोटी है, अभी इतनी जल्दी क्या है, तालीम तो मुकम्मल करने दे। फूफो भतीजी की हमदर्दी में इख्तलाफ करती। खुद मैट्रिक पास होगी तो बच्चों की आला तालीम की तरफ खाक रुझान होगा। फूफो गुस्से में अम्मा पर चोट करती, अम्मा अनसुनी कर देती। ज़्यादा छूट दी तो फिर फुफ्फी के ढरे पर चल निकलेगी। इसी वक्त से डर कर अभी भी आ रही हूँ। अम्मा का इत्मीनान काबिल दीद होता, मगर फुप्पो कलस कर रह जाती। अगर वो मनपसंद शरीके हयात ना मिलने पर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी तो किसी को क्यों एतराज़ होता। फिर कुछ वक्त लगा और फिर कुछ और वक्त गुजरा। सानिया का 17वां साल लग चुका था। अम्मा को उसकी शादी की हुक उठी, मगर रिश्ता मुनासिब ना मिल रहा था। उन्हीं दिनों फुप्पो की एक साथी टीचर फुप्पो के साथ घर पर दादी की इयादत के लिए आई। सानिया ने अपने मुँह भोले भाई के लिए कुछ इतनी भाई कि उन्होंने घर की दहलीज पकड़ ली। फूफो कबिलेश अपनी साथी टीचर का हमनवा होना था। साथ साथ वो भाई और अम्मा को भी रिश्ते की खूबियां गिनवाते हुए राजी करने की सही कर रही थी जो उनके नज़दीक खूबियां थी। वो बकौल अम्मा के सरासर खामियां थी। लड़का अकेला था, माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। बाप के साथ 10-12 सालों में कराची में मुकीम था। सारे रिश्तेदार पंजाब की साइड पर रहने वाले थे। लड़के का बीई का आखिरी इम्तिहान हो रहा था कि बाप भी अलालत के बाइस चल बसा। ज़िंदगी गुजारने की अमल में हाथ पाँव मारने को वो बिल्कुल तनहा रह गया था। मोहल्लेदारों से अच्छे ताल्लुकात थे, जिनमें एक राना फूफी की कोलीग भी थी। लड़का बाकिरदार, सीधा साधा और मेहनती था। हर कोई उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार था, मगर उसने राना पर भरोसा किया था। यहाँ मुस्तकिल जॉब ना होने की वजह से वो बैरून मुल्क के भी इंतजामात कर चुका था। अम्मा को इस पर एतराज़ ज़्यादा था कि शादी करके बीवी को वहाँ बुलवाने का चक्कर देकर चला जाए, और बीवी को ना बुलवाए तो वो क्या कर लेंगी। उनकी बेटी उनकी उसके घर में तो तनहा तो नहीं गुजार सकती, और ब्याही बेटी को अपने घर में नहीं रख सकती। ये उनके एतराज़ात थे। उन्होंने अब्बा से कह दिया कि उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं, मगर फुप्पो ने भी इस मामले में पीछे ना हटने की कसम खा रखी थी। लड़के से वो खुद भी कई बार मिली थी, हर बार मुतमईन हुई। अब्बा को भी मिलवाया, बातचीत करवाई। तय ये पाया कि रुखसती की बजाय सिर्फ निकाह करके निकाहनामा से उसे वहाँ बुलवाने के इंतजाम कर ले। अम्मा की ज़िद भी पूरी हो जाती, जो सानिया की रुखसती की हामी ना थी। यूँ गज़नफ़र के जाने से 3 दिन पहले सानिया और गज़नफ़र का निकाह हो गया। अम्मा फुप्पो की पक्की हट से बेहद नाराज़ थी। इससे गज़नफ़र में भी जो खातिर ख़वा दिलचस्पी ना ली। 1-2 दफ़ा सरसरी सा ही देखा। 21 साल का दुबला पतला, बेहद साफ रंगत का, जाज़बे नज़र नौजवान था। बड़ी बड़ी कुशादा आंखों में अज़्मो हिम्मत और दयानतदारी का एहसास करवटें लेता साफ नज़र आता था। एक फुप्पो की ज़िद में उन्होंने गज़नफ़र को नज़रअंदाज किया था। अगर आफिया का शौहर इतना नज़रअंदाज होता तो तनतना कर आफिया को ही माँ के घर जाने से रोक देता। बहरहाल गज़नफ़र चला गया। फुप्पो ने एक तस्वीर सानिया के हाथ में ला थमाई थी। सिर्फ तस्वीर हाथ में लेने पर ही दिल की धड़कनों और हाथों के ताश से वो परेशान हो चुकी थी। तस्वीर फुप्पो के सामने क्या देखती। तस्वीर को अलमारी खोलकर अपने कपड़ों के नीचे डालने से कबल उससे सिर्फ एक निगाह देखा था कि अम्मा ने सोते में करवट बदली। सानिया ने घबराकर तस्वीर कपड़ों के नीचे घुसा दी। कितने ही दिन उस एक निगाह में सिमटी शबिया ने उसे मसरूर किए रखा था। दादी की लालत कुछ इतनी बढ़ गई कि अम्मा घर के कामों के साथ साथ और फुप्पो अपनी जॉब के बाद का तमाम वक्त उनकी तीमारदारी में लगी रहती है। ऐसे में उन्हें किसी बात का होश न था। राना बाजी के पास गज़नफ़र का फ़ोन आता रहता था, मगर दादी का मसला देखते उन्होंने सानिया के कागजात तैयार करवाने के लिए उन पर जोर देना मुनासिब न समझा। दादी इस दुनिया से चल बसी। अब्बा को शायद उन्हीं का सदमा घुला रहा था। बहुत चुप चुप रहने लगे थे। राना बाजी ने फुप्पो से बात की और फुप्पो ने सानिया से, तो वो रोने लगी। दादी के इंतकाल को 2 माह ही तो हुए हैं और आप लोग मुझे यहाँ से निकालने की बातें कर रहे हैं। वो फुप्पो से ही क्या, अम्मा के सामने भी आंखों में आंसू भरे शिकवा के ना हुई। उसकी एफए के इम्तिहानात होने वाले थे। उससे अब्बा से कहा और उसे पेपर्स दे लेने दे, फिर कागजात बनवाने की बात करें। अब्बा ने खामोशी से ये बात मान ली। गो बेटी पराई हो चुकी थी, मगर फिर भी उसे खुद से बहुत दूर भेजने के ख्याल से ही आंखें नम होने लगी। पेपर्स ख़त्म हुए, रिजल्ट आए तो वो बहुत अच्छे ना सही मगर अच्छे नंबरों में पास हो गई थी। उसे बहुत झिझकते हुए अपना नाम आया और गज़नफ़र का ख़त खोला जो राना के एड्रेस पर आया था, और राना ने ही सानिया को लाकर दिया, जिसमें गज़नफ़र ने अपनी 5 साल कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब लगने की इतला दी थी, और ये कि वो जल्द अज जल्द उसे अपने पास बुलाना चाहता है। दूसरी बार वो ख़त पढ़ने की बजाय होंठों पर धीमी सी झींपी हुई मुस्कान सजाए वो किचन से कमरे में आई। अपनी आंखों से मादूम होने वाली गज़नफ़र की शबिया वो दोबारा ताज़ा करना चाहती थी। कपड़े उलट पलट कर अपना खाना क्या बाकी तमाम खाने पे तलपट कर दिया, मगर गज़नफ़र की तस्वीर ना मिली। क्या पता अम्मा नायमा उज़्मा में से किसके हाथों वो इधर उधर ही उसे रखे। 11 माह भी तो हो चुके थे। अभी लापरवाही को कोसती वो दोबारा किचन में चली आई और नोटबुक खोलकर ख़त देखा। उस पर लिखे हुए एड्रेस और फ़ोन नंबर को पढ़ा। जाने इसकी क्या जी मेल। गज़नफ़र को ख़त लिखने बैठ गई और कुछ समझ में ना आया क्या लिखे। हाँ, 2 जुमले बड़े वाज़ेह लिखे। मैं अपना BA कंप्लीट करना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त और साथ दे सकें तो। और फिर जिस रोज़ अब्बा गज़नफ़र से टेलीफोन पर बात करके आए
और थके थके से लहजे में इतला दी कि गजम्फर चाहता है सानिया अपना बीए मुकम्मल कर ले। तो उसे बेहद खुशी हुई, लेकिन फुप्पो भी अब्बा की तरह फिक्रमंद हो गई थी। अम्मा ने गरजने के लिए फुप्पो को निशाना बनाया। उसी दिन के लिए मैं इस रिश्ते के हक में ना थी। अपने खदशात बयान करने के बाद वो कह रही थी, भाभी सानी की उम्र नहीं निकली जा रही, तालीम इंसान में समझ बूझ को बढ़ा देती है। अगर गजम्फर चाहता है सानी तालीम मुकम्मल करके उसके साथ इस दवाजी ज़िंदगी शुरू करे तो आपको क्या एतराज़ है। फुप्पो का अम्मा से इख्तलाफ हमेशा की तरह उन्हें पतंगे लगा गया, मगर अब्बा ने उन्हें ठंडा कर दिया। जैसा गजम्फर चाहता है हमें वैसे ही करना चाहिए। उन्होंने बात ख़त्म करते हुए सानिया को आगे एडमिशन लेने का कह दिया। अब उसे किस्मत का ही हेर फेर कहेंगे या कुछ और के। उधर सानिया के पेपर्स हो रहे थे, उधर अब्बा बिस्तर पे लग गए। दुकान बंद हो गई। फुप्पो ने पता नहीं किस किस तरह के वास्ते देकर अम्मा को अब्बा के बेहतर इलाज के लिए राज़ी किया कि अम्मा फुप्पो का पैसा अब्बा के इलाज पर ना लगाना चाह रही थी। सानिया के पेपर्स हो गए। उधर फुप्पो ने अब्बा के इलाज में कोई कसर ना रखी, मगर जाने कैसी बीमारी थी मुकम्मल तौर पर काबू में आए बिना ही अब्बा को कब्र तक ले गई। ये पूरे घर वालों के लिए बहुत कड़ा वक्त था। अम्मा पर तो गम का पहाड़ टूटा था। फुप्पो भी कम निढाल ना थी। सब बहनें अलग सहमी हुई थी। उज़्मा और सना की उम्रें तो भी इतनी ना थी। राना बाजी ने गजम्फर को इतला दे दी थी। उसका ताज़ियती ख़त तमाम घर वालों के लिए और एक अलग सानिया के लिए आया था। दोनों ने अपने रिश्ते को जाने कैसी बंदिशों में जकड़ रखा था कि ख़त व किताबत भी जज्बात से आ रही। हालात के मुतकाजी चंद रवायती जुमलों के अलावा कुछ और ना कहते सुनते थे। अब्बा के 40वें तक अजीज़ो क़रब की आमद के साथ घर के अखराजात फुप्पो ने अपनी जमाशुदा रकूम में से चलाए। 40वें के बाद अम्मा के हवास थोड़े थोड़े काम करने शुरू हुए। फ़िक्र माशरे ने बुखलाया। उनके पास तो जमा जत्था भी कुछ ना था। उस पर 4 जवान होती बेटियों के माशी, तालीमी और शादी ब्याह के अखराजात। जब तक दुकान किराए पर ना चढ़ी, दुकान में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचकर हाथ की तंगी दूर करने के लिए रकम महफूज कर ली, मगर ये रकम भी आखिर कितने महीने तक खाई जा सकती थी। दुकान का किराया बस इतना ही आ जाता था कि महीने का राशन डाला जा सकता। फुप्पो अम्मा की नापरस्ती पर चिढ़ती थी, जो उनके पैसों पर अपना कोई हक ना समझती थी। शायद ज़माने से डरती थी लोग उंगली ना उठाए। माशी बोझ उठाने के लिए नंद को कवारा रख छोड़ा है। सानिया इस सूरत हाल से बहुत घबराई। उसी परेशानी में उसने गजम्फर को ख़त लिख डाला, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में 3 साल हैं और मैं चाहती हूँ आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके यहाँ ही आ जाएं, फिर हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करें। दरअसल हम पर अब जो मुश्किल वक्त पड़ा है, इसमें मैं अम्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहती। माशी मसाइल की जिद्दोजहद में उनका हाथ बिटाना चाहती हूँ। घर की बड़ी बेटी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, मगर चूँकि मैं इस घर की बेटी होने के साथ साथ आपके निकाह में भी हूँ, तो इस सब के लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। उम्मीद है आप मेरा मसला समझेंगे। महज 3 साल की तो बात है। उम्मीद है आप मेरी ख्वाहिश पर गौर करेंगे। ख़त हर बार की तरह कॉलेज से लेटर बक्स में डालकर आने के बाद कितने दिन तक वो गजम्फर के रद्द-ए-अमल के बारे में मुतजस्सिस और फिक्रमंद रही। इस दौरान उसने फुप्पो के साथ ही टीचिंग शुरू कर दी। अम्मा ने कोई एतराज़ ना किया। महरोज से पैसे लेते उनकी अना और इज़्ज़त नफ्स आड़े आती थी, मगर बच्चियों पर तो उनकी फुप्पो हक रखती थी। बिना कहे कितनी ही ज़रूरतें भतीजियों की महरोज पूरी कर देती थी और वो कुछ ना कह पाती। जब सानिया ने अपनी पहली कलील सी तनख्वाह अम्मा के हाथ पर रखी तो उनकी आंखें छलक पड़ी थीं। बेटी भी तो पराई अमानत है, उसे मुशक्क़त की भट्टी में धकेलना उन्हें ज़ेब नहीं देता। दिल ने दुहाई दी, मगर मुंह फाड़े खड़े माशी मसाइल के आगे उन्होंने दिल की दुहाई को नज़रअंदाज कर दिया था। अब अब्बा की जगह फुप्पो गजम्फर से बात करने पीसीओ चली जाती थी। बस औकात गजम्फर का फ़ोन स्कूल के प्रिंसिपल रूम में भी उनके लिए आ जाता था। फुप्पो के लाख कहने के बावजूद सानिया कभी फ़ोन पर गजम्फर से बात करने की हिम्मत खुद में मुजतम्मा ना कर सकी। ख़त में अपनी मर्ज़ी की यकतरफ़ा बात लिख देना आसान था, मगर फ़ोन पर सवाल जवाब, वजाहत ख्वाहिश, अगली मरतबा बात करने के बाद ये सब उसे नामुमकिन लगता था। फुप्पो बिगड़ती उस पर, कैसी बीवी हो, 3 साल हो गए निकाह को, तुम्हारा दिल नहीं चाहता उससे बात करने को? और वह सर झुकाए खामोशी से सुन लेती। अब तो बात करना उसके लिए और नामुमकिन था। अगर वो उसे अपने पास आने के लिए कह देता तो वो क्या करती? ये नहीं था कि उसके पास नहीं जाना चाहती थी, बस अम्मा को मसाइल में घिरा हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जिस हद तक वो मसाइल कम कर सकती थी करना चाहती थी। सानिया के ख़त के जवाब में गजम्फर का फिर कोई ख़त नहीं आया। राना बाजी और उनकी पूरी ससुराल को हार्ट शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए अब ख़त तो उन्हीं के घर आना चाहिए था। ग़ालिबन 3 या 4 महीने गुजरे होंगे जब अब्बा के घर सानिया के नाम बैंक ड्राफ्ट आए, एक कसीर रकम का, जो गजम्फर ने घर के अखराजात और ज़रूरियात के लिए भेजा था। इत्तफाक से 1 बजे स्कूल से आने के बाद सानिया ने ही वसूल किया था। उससे खामोशी से वो चेक महफूज जगह पर रख दिया। 1 माह गुजरे थे कि फिर अखराजात के लिए एक माकूल रकम का चेक सानिया के नाम आया। दरवाजे से ही उस्मा ने पुकारा था कि आपकी डाक आई है। वो चेक वसूल करके अंदर आई तो अम्मा ने पूछ लिया गजम्फर का ख़त आया होगा। उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फिर अम्मा से रहा ना गया, कब आ रहा है, कुछ लिखा है? उसने सानिया ने उनके पूछे बगैर लब हिलाए नफ़ी में सर हिलाया। ख़त में और क्या लिखा था ये सब कुरेदते अम्मा को झिझक आ गई। जब से फुप्पो ने अम्मा को बताया था कि गजम्फर 1.5 साल तक खुद आने वाला है, अम्मा ने खदशात दिल से निकाल कर चुप साध ली थी।
इसलिए जब डाकिया आया तो उन्होंने यही समझा कि सानिया के लिए ख़त आया होगा, इसलिए आने का पूछा था। उसे पता होता तो बताती। सानिया को लग रहा था कि उसके सीने पर कोई सिल धरी है जिसे हटाना सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। फुफ्फो के साथ रहते बैंक आते जाते उसे इतनी मालूमात हासिल करने में दुश्वारी ना हुई कि ड्राफ्ट और चेक कैसे वापस भिजवाया जाता है। यूँ उसने ज़रूरी कार्रवाई के बाद बैंक के ज़रिए ही वो रकम गज़नफ़र को भिजवा दी। कागज़ पर तहरीर इन जुमलों के साथ के सारी ज़िंदगी अम्मा और अब्बा ने खुददारी के हमरा गुजारी। मरने के बाद अब्बा से कैसे उनकी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स छीन कर उन्हें दुख से हमकिनार कर दूँ। मैं इन पैसों का जिक्र करके अम्मा को भी नाराज़ नहीं कर सकती। मुझसे जो बन पड़ा कर लूँगी, आप आइंदा ये ज़हमत ना कीजिएगा। उसे नहीं मालूम था कि इतने सख्त अल्फाज तहरीर कर दिए या पैसे वापस कर देना गज़नफ़र को बुरा लगा। उसके बाद से गज़नफ़र ने चंद महीनों बाद भेजे जाने वाले लफ्ज़ों का राब्ता भी मुनक़िता कर दिया। फुप्पो जिस नंबर पर फ़ोन करती थी वो नंबर भी बंद हो गया। फुप्पो हकीकतन बौखला गई थी। सानिया के पास तो ख़त क्यों नहीं आता का जवाब था, मगर 8 महीने से जो बात सबसे छुपाई हुई थी कैसे बता देती। फुप्पो ने उससे गज़नफ़र का एड्रेस लेकर तसल्ली के लिए ख़ुद ख़त लिखा। बराबर वाले मिर्ज़ा साहब का टेलीफ़ोन नंबर भी दिया कि वो फ़ौरन उन्हें फ़ोन करें, मगर कई महीने बाद तक जवाब न डाला। फुप्पो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल तक ख़त्म हो जाएगा, आना तो उन्होंने यही ही है ना। गज़नफ़र ने आने के बारे में उसे कुछ कभी नहीं लिखा था, फिर भी जाने किस बरते पर पूरे यकीन से वो फुप्पो को तसल्ली दे रही थी। बेवकूफ़ लड़की, शादीशुदा मर्द अगर अचानक अपनों से राब्ता तोड़ दे तो जानती हो इसका क्या मतलब होता है। फुप्पो के खशमगीन लहजे से वो डर गई, यानी उसकी दिलचस्पियों का रुख किसी और जानिब हो गया है और वो किसी लड़की भी हो सकती है। बहरहाल तुम परेशान मत हो, मैं उससे राब्ते का कोई ज़रिया तलाश करती हूँ। अपनी बात की संगीनी का उन्हें एहसास हुआ था, इसलिए फ़ौरन तसल्ली देने का अंदाज़ अपनाया था। उसी दौरान फुप्पो ने उसकी एमा पर बैंक में आते जाते किसी से कह सुनकर उसकी नौकरी लगवा दी। ज़िंदगी खामोश नदी की तरह एक डगर पर चल निकली। नाइमा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फुप्पो ने उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दिया और करीबी ब्यूटी पार्लर में 11 से 5 बजे तक सर्विस देती थी। मगर बकौल अम्मा के उसके अपनी शक्ल निखारने संवारने पर टैक्स लगता था, जब खुद ही घर में सर झाड़ मुँह पहाड़ लिए फिरती। अलबत्ता फुप्पो उज़्मा और सना के मज़े हो गए थे। दोनों का ग्रेजुएशन का 3रा साल था। सानिया के चेहरे पर जो कुदरती मलाहत और जाज़बियत थी, उसे देखते हुए नाइमा खुद उसे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करने देती। इन चीज़ों की आदत डाल ली तो कुदरती हुस्न फना हो जाएगा, वो हंस कर कहती। सानिया को खुद इन चीज़ों से दिलचस्पी ना थी, उसे कोई फ़र्क ना पड़ता था। बैंक जाती 3 बजे तक, घर आकर थोड़ी देर आराम करती, फिर काम काज में लग जाती। वो हर माह अपनी तनख्वाह के पूरे 6000 अम्मा के हाथ पर रखती तो पलट कर ना पूछती अम्मा उसका क्या करती हैं। नाइमा जो लाती वो भी अम्मा के हाथ पर रखती। कनात कुदरत की तरफ से इन बहनों को अता हुई थी। हर कोई अपने हाल पर मुतमईन था। हाँ, अब साल भर से जो अम्मा को सानिया और नाइमा की शादी की होक उठती तो निशाने पर फुप्पो ही आती। दो के बजाय 4 साल होने को आए थे, मगर गज़नफ़र ना आया था। उसकी कोई इत्तला आई। फुप्पो ने 2 साल तो अम्मा को किसी न किसी तरह बहला लिया था, मगर जब मज़ीद दिन गुजरने लगे तो वो सानिया के सामने मिन्नतों इसरार पर उतर आई। बता दे सानी, तुम दोनों में कोई इख्तलाफ तो नहीं हो गया ना, जिसकी बिना पर गज़नफ़र ने खामोशी इख्तियार कर ली। सानिया अपनी तरफ से यकीन दिला चुकी थी, मगर दिल में उसके चोट था। जब भी नमाज़ पढ़ के पाबंदी से उसके लौट आने की खैर खबर मिलने की दुआएं मांगा करती, मगर दुआएं कबूल ना होने और अम्मा और फुप्पो की आए दिन की तलखियों से वो चिड़चिड़ी और नाउम्मीद हो चली तो अचानक गज़नफ़र की तरफ से तहाइफ और उसके आने की इत्तला लेकर ये शख्स चला आया था। लाख वो दामाद का संगी सही, मगर उसके होते हुए अम्मा ने गोया बेटियों को मुर्गी की मानिंद अपने परों में छुपाया हुआ था। कुछ वो भी बेज़रर सा था, किसी को ज़्यादा परेशान ना किया। सुबह नाश्ता करके जो निकलता तो शाम ढले ही आता और बाज़ औक़ात रात गए घर में आता, और जब उसे आने में देर होती तो फुप्पो की बेचैनी अपने अरूज पर होती। उधर वो मेहमान बैठे का दरवाज़ा बजाता, उधर फुप्पो गड़ाप से अंदर फिर फुप्पो के वापस निकलने का इंतज़ार करके अम्मा खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होती तो धीमी आवाज़ में बातें करते दोनों ही खामोश हो जाते। मेहमान अम्मा से हाल अहवाल पूछता, बैठने की पेशकश करता और अम्मा भिन्ना कर बैठक से निकल आती। वो उसके आने के बाद का 5वां रोज़ था। गर्मी और हब्स का जोर कुछ कम हुआ। खुशगवार शाम का इख्तिताम करीब था, जब बैठक में होने वाली दस्तक पर सहन की चारपाई पर बैठी बालों में मेहंदी लगाती फुप्पो हाथों पर से मेहंदी चिपड़ी प्लास्टिक की थैली उतारने अंदर लपकी थी। देख लो कैसे उतावली हुई भागी। अम्मा का जिला भुना जुमला फुप्पो के समाज तक भी पहुंचा होगा, मगर उन्होंने जवाबी हमला करना गवारा ना किया। आजकल फुप्पो अपने खुशगवार मूड के तहत अम्मा के बहुत से तंज हंसकर पी जाती थी। दूसरे ही मिनट में फुप्पो की वापसी हुई थी। कई किस्म के फ्रूट्स और निमकों के लिफाफों के साथ वो सीधी किचन में सानिया के पास जा पहुंची। सानिया, इन आमों का सब के लिए शरबत बनाओ, मेरे और अहमद के लिए लेकर बैठक में आ जाना। लिफाफे किचन के काउंटर पर रखकर वो पलटी, और हाँ, इन लिफाफों में दूध भी मौजूद है, ज़रा ध्यान से खोलना। कहते हुए वो चारपाई तक गई, अपने मेहंदी लगे हाथों पर कपड़े का बना हुआ लिफाफा पहना और दोबारा बैठक में चली गई।
अम्मा इनके जाते ही किचन में आई, बेहद नागवारी से लिफाफों में मौजूद अशिया को देखा और फिर सहन में जाकर पानदान घसीट कर सामने रखते हुए एक बार फिर पान की ग्लोरी बनाने लगी। जितनी ज़्यादा टेंशन उन्हें होती थी उतना ही ज़्यादा वो पान खाती। एक के बाद एक पान की ग्लोरी मुंह में रखने से सानिया को उनकी जहनी परेशानी का अंदाज़ा हो जाता। शरबत बनाकर ट्रे में जग और ग्लास रखते उससे बैठक के दरवाजे पर दस्तक दी। फुप्पो पर्दा हटाए बिना दस्तक के साथ उसने आवाज़ भी दे डाली, अंदर आ जाओ सानी। फुप्पो की चहकती हुई आवाज़ सुनाई थी। सानी ने निगाह तिरछी करके अम्मा को देखा, उन तक भी फुप्पो की आवाज़ आई होगी। अम्मा पान चबाए खशमगीन निगाहों से उसे देखकर रह कि वो गड़ाब से बैठक का पर्दा हटाकर अंदर जा घुसी। ट्रे एहतियात से सेंटर टेबल पर रखकर अहमद को देखे बिना सलाम करके वापस जाने को मुड़ी। अम्मा का इशारा वो समझ चुकी थी। बैठो सानी। फुप्पो ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अम्मा को झिझकते हुए महरोज को उसने अम्मा का गुस्सा याद दिलाना चाहा। छोड़ो भाभी को, अहमद को देखो कैसे मज़े मज़े की बातें करता है। फुप्पो ने उसे ज़बरदस्ती खींचकर बिठा ही लिया। उसने खफ़्फ़त से अहमद को देखा। उसके अंदाज के मुताबिक वो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उससे गड़बड़ा कर निगाहें हटा ली। और एक अच्छी खबर सुनो। फुप्पो गिलासों में शरबत उंडेलते हुए बोली। अहमद को अपने लिए तो कोई ढंग का किराए पर कमरा मिला नहीं, लेकिन गज़नफ़र ने अपने मकान की असर नौ तामीर और फर्निश्ड वगैरह का काम उसे सौंप दिया। गज़नफ़र को अहमद पर बहुत एतमाद है। उसके बावजूद गज़नफ़र ने ताकीद की है कि घर का सब काम तुम्हारी मर्जी से होगा। कुछ दिनों तक अहमद एक अच्छे आर्किटेक्चर से तुम्हारे घर का नक्शा बनवा कर लाएगा। तुम देख लेना। गज़नफ़र के जिक्र पर सानिया की पलकें लरस कर झुक गई। उधर अम्मा की नाराज़ी सोचकर वो अलग परेशान थी। बिना कुछ कहे घबरा कर उठ खड़ी हुई। निगाह पल भर को अहमद की तरफ उठी और दूसरे ही पल उसके कदमों ने सरहद से बैठे की दहलीज पार कर ली। तौबा, कैसी बोलती हुई पुरशौक निगाहें थी, बड़ी मैनी खेसी और लबों पे तबस्सुम जैसे हम वक्त के लिए चस्पा रहता हो। सहन में आकर गहरी गहरी सांसें भरते उसे अंदाज़ा ना हो सका कि अम्मा उसे कैसी नाप तोल वाली निगाहों से देख रही थी। अम्मा ये मेहमान आखिर कब जाएगा? रात गया सहन में बैठी मच्छरों के कांटे से उकताई हुई उज़्मा अपने दिल में पनपता सवाल लबों पे ले ही आई। लाइट ना होने के सबब वो सब सहन में ही मौजूद थे। सना की नींद बदमस्त हाथी की माने थी। कोई भी हालात हो, कैसा ही मौसम हो, उसकी नींद पर कुछ असर अंदाज नहीं होता था। अब भी वो चारपाई के एक जानिब दबके मज़े से सो रही थी, जबकि बाकी की जगह पर अम्मा उज़्मर सानिया बैठी हुई थी। नाइमा दादी की कोठरी में चारपाई पर लेटी हुई मैगजीन मोमबत्ती की लो में पड़ रही थी। उन दिनों शुक्र था दादा चचा की तरफ रहने गए हुए थे। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और रहमत के लौट जाने की बात नहीं करते। किचन के पास जलती गैस लाइट में पुप्पो कोई किताब पढ़ रही थी। उस वक्त के बेजार सवाल पर झट नसीहत की। अगर मामला गज़नफ़र तक पहुंचने का ना होता तो मैं कब का उसे चलता करती। खैर, 1-2 दिन में बात करती हूँ। अम्मा जैसे खुद से कह रही थी। वह मुश्किल ही कोई सुन पाया था। मेहमान रहमत हो तब ना, मेरे लिए तो जहमत ही है। लाइट जाने के बावजूद कैसी प्यारी हवा बैठे की बैरूनी खिड़कियों से आती है कि नींद ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ कबूतर के काबुक नुमा कमरों में मच्छरों से जंग करते रात गुजर जाती है। इन काबुकों में जितना ज़्यादा सामान भरा है इससे कहीं ज़्यादा मच्छरों की पैदावार है। उसमें मुँह बनाते हुए कही जा रही थी और पुप्पो किताब बंद किए उसे घूर रही थी। झूठ बोलने से चेहरे की रौनक उठ जाती है। उसमें मेरे पहलू से लगी सारी रात खराटे भरकर सोती है, फिर भी नाशुक्री की बातें कर रही है तू। आपके पहलू से या नाइमा के पहलू से आप तो अपना बेड शेयर करना ही गवारा नहीं करती। उस्मा ने याद दिलाया। बेड पर उसके वजूद समाने के बाद जगह बचेगी तो ये शेयर करेगी बेटा। अम्मा ने भी तंज किया। सही तो कह रही हैं भाभी, भरा हुआ हाथ देकर झोली फैलाना चाहिए। यहाँ हाथ भर जगह नहीं बचती तो इस मोटी को 6 फुट लंबी चौड़ी जगह कहाँ से दूँ? फुप्पो उस बार बुरा मानकर चीखी। खुदा के वास्ते आप लोग फजूल गुफ्तगू करना बंद करें। सानिया आवाज़ दबाकर नागवर से बड़बड़ाई। लाइट नहीं है इस सन्नाटे में, मेहमान को उनकी डायरेक्ट बातें सुनाने से बेहतर है सामने बिठाकर जो कहना है कहकर चलता करे। बल्कि बेहतर यही है कि अब उसे रुखसत कर दिया जाए। उसके लहजे की तलखी पर महरोज ने गौर किया। सानी, तुम अहमद के लिए इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही है? उन्होंने मध्यम रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात खोजने चाहे। वो तो मेहमान है, एक दिन चला ही जाएगा। मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे, भलाई जान ना बने। बड़े अजीब से झिंझलाए हुए अंदाज में कहकर वो अम्मा के कमरे में अपने बिस्तर पर जा लेटी। वजूद में बेचैनियाँ सी उतर आई थी। वो क्यों ऐसा कर रहा है? उसकी आंखों में धुंध सी उतरने लगी। कल वो उसे बैंक से वापसी पर मिला था। सानिया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। क्यों? उसके साथ साथ कदम उठाने पर वो महतात होकर चलते हुए पूछ बैठी थी। बस मेरा दिल चाहता है आपसे बातें करूँ। इतनी संजीदा सी ख्वाहिश पर सानिया ने सटपटा कर उसे देखा था। उसकी निगाहें शौक का आलम वही था जो वो पहले महसूस कर चुकी थी। वो अपने दिल की बात क्यों कर रहा था जबकि वो जानता था वो गज़नफ़र की मनकूवा है। मैंने गज़नफ़र के पास आपकी तस्वीर देखी थी, बहुत रश्क आया था मुझे उसकी ज़िंदगी पर कि एक बहुत अच्छी लड़की गोया मुझसे मिलकर आपका इमेज टूट चुका है। यही अक्स करते हुए सानिया ने बर्जस्तगी से अहमद की बात काटी।
और अब आप अफ़सोस कर रहे होंगे। उसकी बात पर अहमद हँस पड़ा। अंदाज़ा लगाने में बहुत जल्दबाज़ी कर ली आपने। मेरी पूरी बात तो सुनी होती। दोनों हाथ पुश्त पर बाँधे उसके हमराह चलता हुआ वो शायद बहुत सरशार सा था। मगर सानिया बहुत कन्फ्यूज़ थी। गज़नफ़र से बहुत ज़िक्र सुना था आपका और यहाँ आकर आपसे मिलने के बाद बारहा मुझे अपनी किस्मत के ज़ोरावर ना होने पर अफ़सोस हुआ है। सानिया ने उसकी बात ना समझ में आने पर मतलब पूछती निगाहों से उसे देखा था। मतलब तो मैं बाद में बताऊंगा, आज आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। वो साथ चलते चलते ऐन उसके सामने इस तरह आन खड़ा हुआ था कि सानिया अपना कदम ना रोक लेती तो बीच राह में उसे टकरा जाती। दोनों के बीच चंद इंच का फासला था। सानिया उसकी इस हरकत पर बेहद हैरत से आंखें वाँ किए उसे देखने लगी। तभी अहमद की घनी मूंछों तले मुस्कुराहट दबाए होंठ हिले थे। सानिया, जिन साहिराना आंखों में मैंने किसी की परछाई नहीं देखी, मन को गरमाती, जिस्मो जान में हलचल मचाती मिलन की आस नहीं देखी, इन आंखों को मैं अपना तसव्वुर, अपने जज्बात दान करना चाहता हूँ। इन अल्फाज की अदायगी के वक्त उसके लहजे में जाने कैसी गंभीरता और कुशादा आंखों में अंदर तक उतर कर झांक लेने का गरूर छलक रहा था कि सानिया को अपना वजूद किसी भट्टी से सुलगता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा वो अपने कदमों पर खड़ी ना रह पाएगी। क्या मतलब था उसकी बात का? क्या वो सानिया पर तंज कर रहा था? अहमद पलट कर जाने किस से जा चुका था। बदिक्कत उसने भी कदम आगे बढ़ा दिए थे। उस आधे दिन और पूरी रात वो उलझन में मुब्तला, उसके लहजे, उसकी बातों के मैंने जानने की सही करती रही और सुबह बैंक में अपनी सीट तक पहुंचते ही उसने सबसे पहला फ़ोन जो रिसीव किया वो अहमद का ही था, जो कह रहा था, सानिया, गज़नफ़र मुझसे आपकी बेचैनियों, आपके इंतज़ार से मुतालिक पूछता है, मगर मैंने ये तमाम एहसासात आप में देखे ही नहीं हैं, तो मैं उसे क्या बताऊँ? खामोश रह जाता हूँ कि उससे ज़्यादा मुझे आपके दिल की परवाह हो चली है। सानिया ने और कुछ सुनने से पहले खट रिसीवर कर्डर पर डाल दिया था। उसके लफ्ज़ों में कैसी हिद्दत थी कि उसकी समातें सुनकर पिघलने लगी थी। पसीने में भीगी हथेलियां आपस में पेवस्त किए कितनी देर लगी थी उसे खुद को संभालने में। नहीं, ये वो किस रास्ते पे जा रही है, बल्कि यूँ कहना चाहिए अहमद उसे किस रास्ते पर लगा रहा है। उसकी ज़िंदगी इतनी अर्ज़ां या उसके मामूलात इतने सहल तो नहीं हैं कि किसी के शोखी अबरू पर कुर्बान कर दे। वो गज़नफ़र से दूर रहे, ये अहमद ने देखा। वो गज़नफ़र से दूर है, ये अहमद ने देखा। उनके घरेलू हालात और माशी मामलात परेशान कुन है और ये भी अहमद को इल्म है। और ये सब जानते हुए अहमद सानिया की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए। ये सानिया को गवारा ना हुआ। घर आने तक उससे खुद को संभाल ही लिया। क्या खबर वो अहमद से कुछ पूछे और वो जो जवाब दे वो सानिया की तवक्को के बरखिलाफ़ हो। तो यूं भी उसने अब तक ज़बान से डायरेक्ट सानिया से ऐसा कुछ नहीं कहा था कि सानिया उसकी खबर लेती, मगर जिन निगाहों से वो उसे देखता था वो अपना बना लेने की खूगर पर पुरएतमाद निगाहें क्यों उसे अपना एतमाद डामाडोल करती महसूस होती थी। रात बिस्तर तक लेट कर सानिया आंखें बंद किए गज़नफ़र की शबिया पलकों तले लाने की सही करने लगी ताकि अहमद की बात गलत साबित कर सके। मगर जब जब पलकें मूंदती दो पुरकशिश बोलती और चैलेंज करती, आंखें पलकों के अंधेरों में आकर रोशनी बिखेरने लगती। ये पुरशौक आंखें अहमद की थीं। वो क्यों उसे इतनी गहरी निगाहों से देखता था? बहुत कोशिश के बावजूद वो गज़नफ़र की तस्वीर वाली शबिया अपने जहन में ना ला सकी, तो खफा होकर अपनी खुली आंखें छत पर मरकूज कर दी और यूं ही खफा खफा सी खुली आंखों में कब नींद उतर आई उसे पता ही ना चला। सुबह पुप्पो के ज़बरदस्ती झिंझोड़ने पर उसकी आंखें खुली। रात भर की बेआरामी उसकी बोझिल नशीली आंखों से अयां थी। तुम किसी किस्म के डिप्रेशन में हो सानी? उसके हमरा नाश्ता करते पुप्पो ने आराम से पूछा। नहीं तो पुप्पो, आपको ऐसा क्यों लगा? सानिया ने नज़रें चुराई। मुबादा रात जगह की सुर्खी ही अंदर की परेशानी निगाहों के रास्ते यहाँ कर दे। देखो, परेशानियाँ छुपाने से मसाइल बढ़ते हैं, जबकि शेयर कर लेने से ना सिर्फ मन का बोझ हल्का होता है, मसाइल का बेहतर हल ढूंढने में भी आसानी हो जाती है। एनीवे, आज अहमद तुम्हें बैंक से पिक कर लेगा। लेकिन क्यों? सानी के माथे पर बल आ गए थे। पूरी बात तो सुन लिया करो। अपनी अम्मा की तरह तुम्हें भी बीच में टोक कर सवालात पूछने की बीमारी है। पुप्पो के डपटने पर वो चुप तो हो गई, मगर निगाहों में उनके हुक्म से मुत्तफिक ना होने का तासुर लिए उन्हें देखती रही। भाई, मुझसे अहमद ने अपने घर के लिए फर्नीचर और दीगर ज़रूरी सामान पसंद करवाने में मदद का कहा था। अब मेरे पास आज वक्त ही नहीं। वो आरिफा है ना, उसकी एंगेजमेंट में लाजमी जाना है। तुम्हें शायद इल्म ना हो, अहमद ने अपने लिए एक पोश एरिया में डबल स्टोरी तैयारशुदा बंगला लिया है, तो उसकी आराइश करना रहता है। पसंद का मरहला तय हो जाता तो 1 से 2 दिन में सामान उसके बंगले में डिलीवर हो जाएगा। फिर उसे यहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। सुबह मैंने अहमद को सी ऑफ करते हुए अपनी मजबूरी बताकर तुम्हें साथ ले जाने को कह दिया। भाभी की फिक्र मत करना, मैं उनसे कह दूंगी। आज तुम्हें 1.5 से 2 घंटे ओवर टाइम लग जाएगा। ओह, फुफ्फो की अपनी मनमानियों ने सानिया का गुस्सा नुक्ता अरूज पर पहुंचा दिया, मगर उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो फुफ्फो से बहस करती। देर हो जाने का सोचकर वो उठी और घर से निकल गई। सानिया ने सोच लिया था वो ऑफ होने से आधा घंटा कबल छुट्टी लेकर घर के लिए निकल जाएगी। इस तरह अहमद के साथ जाने से जान छूट जाएगी और फुफ्फो के झूठ से भी बची रहेगी।
सानिया वो अपना पर्स खोल कर किराया निकालते हुए अपने स्टाफ की बस का इंतजार कर रही थी जब व्हाइट करोला उसके नज़दीक आन रुकी थी और उसके नाम की मदन से पुकार हुई थी, मगर सानिया बुरी तरह डर कर ज़रा सा पीछे हटी। मुझे अंदाज़ा था आप यही कुछ करेंगी, इसलिए पिछले 2 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था। अहमद गाड़ी से निकलकर उसके पास आन खड़ा हुआ, उसकी पुरशौक बोलती निगाहों को नज़रअंदाज करके उसके मुतबस्सम होंठों को सानिया ने कुछ गुस्से से देखा। देखिए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरी पसंद बहुत आला अरफा है और ना मुझे इसका तजर्बा है। बेहतर होगा कल आप पप्पू को ही ले जाए। वह झल भुनकर बोली, मुंतज़िर निगाहें उधर कर ली जहाँ से उसकी रूट की बस आनी थी। सानिया प्लीज़, आप ज़रा भी पसंद करेंगी तो वो मेरे लिए सोने के बराबर होगा, सो प्लीज़ मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो मुल्तजी हुआ था। सानिया ने गहरी सांस भरी। लोग आते जाते उनको तक रहे थे। वो उसके सामने अपने कम एतमादी को जाहिर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए इस बात में ज़रा सा सर हिलाया। प्लीज़। अहमद ने झट खुश होकर गाड़ी का फ्रंट डोर खोल दिया और सानिया के बैठने के बाद बोला, फिल वक्त तो गाड़ी किराए पे ली है, जल्दी इंशाल्लाह अपनी ले लूँगा। तुम्हें कौन सा मॉडल पसंद है? कनखियों से देखते वो आपसे तुम पर आया तो साथ ही उसकी पसंद भी पूछी। हम जैसे बसों में सफ़र करके खुश रहने वाले ऐसी अय्याशियों पर रिसर्च नहीं करते। वो तड़क कर गोया हुई और खिड़की की तरफ रुख मोड़े बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद एक बड़े से फर्नीचर शोरूम में दाखिल हो रहे थे जहाँ मुख्तलिफ इकसाम, डिज़ाइन और कलर्स के फर्नीचर को बेडरूम या ड्राइंग रूम के सेटअप में तरतीब दिया गया था। उसकी मर्द में चलते बेजारी के बावजूद सानिया की निगाह भटक भटक कर बेहद दीदा जेब डिज़ाइन के वाइट कलर के बेडरूम सेट पर जा रही थी, मगर वो अहमद को अपनी पसंद बताना नहीं चाह रही थी। हालांकि अहमद उसकी नज़रों का भटकना पूरी तरह महसूस कर रहा था, इसलिए उससे पूछा, कुछ पसंद आया? सानिया, नहीं। सानिया जानबूझकर नफ़ी में सर हिला गई। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ देर ना करें, मुझे घर भी जाना है। ओके, तुम रुको, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। वो उसकी कतियत महसूस करके गालिबन फर्नीचर की डिलीवरी के सिलसिले में मामलात तय करने गया था। वहाँ से निकलने के बाद सानिया को गाड़ी में ही बैठे रहने का कहकर वो दो ऐसे मॉल में भी गया जहाँ घर की आराइशी अशिया दस्तयाब होती। सानिया को इसके किसी काम से दिलचस्पी ना थी, सो फिक्रमंदी से वक्त देखती बेनियाज बैठी रही। एक बार फिर गाड़ी आगे बढ़ी थी। आए सानिया। सानिया ने इसके मुखातिब करने पर हैरानी से इस घर को देखा जिसके सामने वो खड़े थे। ये आप मुझे कहाँ ले आए? सानिया की हैरानी बजाती। पप्पू ने किसी के घर जाने का कोई जिक्र ना किया था। ये घर है सानिया, हमारा घर। इस घर को मैं सिर्फ तुम्हारी पसंद से सजाना संवारना चाहता हूँ, इसलिए फूफो से तुम्हें साथ ले जाने की इजाज़त लेकर आया हूँ। आओ, अपने घर को अंदर से नहीं देखोगी? वो हौले हौले कहता उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हैरान परेशान होता देखने लगा। ये क्या बकवास है? सानिया ने अपना हाथ खींचा और झट से गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी होगी। अहमद भी गाड़ी का ड्राइविंग डोर खोल कर उसके पीछे उतरा। ये सच है सानिया, इस घर का चप्पा चप्पा तुम्हारा मुंतज़िर है मुझ पर, और इस घर पर तुम्हारा हक व इख्तियार है। मैं नहीं जानता तुम मुझसे कोई उनसियत रखती हो या नहीं, लेकिन मैंने तुमसे जज्बात की रो में एतराफ़ करते अहमद उसकी तरफ आया। बस करें अहमद साहब, प्लीज़, आपको मुझसे ये सब कहना ज़ेब नहीं देता। सानिया ने तड़प कर तेज़ लहजे में अहमद की बात काटी थी। सानिया, मेरी बात सुनो, मैं पप्पू की इजाज़त से ही तुम्हें लेकर आया हूँ। वैसे भी तुम मेरी ही हो तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके कहने पर आपके साथ इस घर में चली जाऊँगी? मेरी ज़ात को बीच चौराहे पर रखा सामान समझ लिया है? मेरे अपनों ने भी और गैरों ने भी। बहुत दुख हो रहा है मुझे इस बात पे कि हर कोई अपने हस्बे ख्वाहिश मेरे मुतालिक फ़ैसले कर रहा है। किसी को मेरी इज़्ज़त नफ्स की परवाह ही नहीं, हत्ता कि आपको भी नहीं। मैं कभी भी आपको इस सब के लिए माफ़ नहीं करूँगी। अहमद, दुख से सानिया की आवाज़ बोझल और पलकें नम हो चुकी थी। अहमद सोच रहा था कि किस तरह उस पर सब कुछ वाज़ेह कर दे। इतने में सानिया ने करीब से गुजरता एक रिक्शा रोका और सरस से उसमें चढ़ बैठी। अहमद लब भिंचों से जाते हुए देखता रहा। शाम ढले वो घर पहुंची। अम्मा ने कोई सवाल जवाब ना किया। फूफो भी मुतमईन से अपने कमरे में पाँव पसारे अपने नेल्स फाइल करती मिली। वो उन्हीं के पास अपना बैग फेंकती गुस्से में बैठ गई। मुझे आपसे इतनी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी फूफो, क्या सोचकर आपने मुझे उस शख्स के साथ भेजा? क्यों मेरा बार बार तमाशा बना रही हैं? क्यों? फुफ्फो वो फूट फूट कर रो दी। क्या? वो फुफ्फो से चुप कराने को आगे बढ़ी तो उसने उनके हाथ झटक दिए, गोया ये उनसे खफगी का इजहार था। फुफ्फो कश्मकश में पड़ गई, जाने उसके और अहमद के बीच क्या बात हुई थी। इन्हें पहले अहमद से मालूम करना चाहिए, फिर सानिया को छेड़ेंगी। यही सोचकर वह अहमद के इंतज़ार में चुप रह गई और सानिया अपनी इतनी बेइज्जती पर कड़ कर रात भर दादा की कोठरी में रोती रही। अहमद एक तरफ से उसे गजम्फर से अलग कर रहा था, दूसरी तरफ गजम्फर को भी धोखा दे रहा था। जो भी हो गजम्फर उसका शौहर था, बहरहाल उसने सानिया का साथ दिया था। फिर क्यों करो पप्पो के सरासर गलत इरादों को कामयाब होने देती। अहमद की चंद ज़ोमैनी बातों से जो उसके अंदर हलचल मची थी, वो शायद वो उसे ही पसंद कर रहा था। ख़यानत का जो एहसास उसके मन में चुटकियां भर रहा था, वह अहमद की आज की हरकत से बिल्कुल साफ़ हो चुका था। अब वो गजम्फर के साथ अपने रिश्ते और इरादों में मजबूत हो रही थी। सुबह वो सोकर उठी तो रात भर जागने और रोने के सबब सर भारी भारी सा हो रहा था, जिसमें हरारत भी महसूस हो रही थी। अम्मा ने उसका ये हाल देखा तो पीछे पड़ गई। छुट्टी कर ले, कल बहुत थक कर आई थी ना, इतना काम का बोझ डाला हुआ है, नास मारो ने आधी होकर रह गई मेरी बच्ची।
सानिया का कुछ भी करने को मन ना चाह रहा था, इसलिए उसने भी अम्मा के कहने पर चुपचाप उनकी बात मान ली और सारा वक्त निढाल से चारपाई पर पड़ी रही। शाम ढली तो उसे अहमद का इंतज़ार हुआ। उससे सोच लिया था अब उसे अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। इसके लिए उसका अहमद से एक बार मिलना ज़रूरी था। शाम गहरी रात में ढल गई और फिर सुबह में तब्दील हो गई। उसका इंतज़ार ही रहा। अहमद उनके घर ना आया। पुप्पो अहमद कहाँ है? पुप्पो के स्कूल जाने से पहले वो उनके सर पर खड़ी कड़े तेवरों से पूछ रही थी। वो तो अपने घर चला गया है, परसों रात ही अपना सामान ले गया था। क्यों, तुम्हें कोई काम है? उससे बुज़दिल में इतना ही हौसला था कि मुझे गुमराह ना होते देखकर भाग निकला। अपने दुखते सर को दोनों हथेलियों के बीच दबाकर एक गहरी सांस खारिज करते उससे सोचा। पुप्पो ने एक गहरी जांचती निगाह उस पर डाली। कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं उसे फ़ोन कर लूँगी। नहीं, मुझे उससे मिलना है। मैं शाम में आपके स्कूल आ जाऊँगी, आप मेरे साथ चलिएगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सानिया अपनी बात कहकर पलटी तो महरोज उसकी पुश्त पर निगाहें जमाए सोचने लगी, सानिया क्या बात करना चाहती है। इतना वो जानती थी कि सानिया कमज़ोर पड़ने वाली लड़की नहीं है, फिर उसे गुस्सा किस बात पर है। चलो मैं खुद आज अहमद के लिए उसका दिल साफ करूंगी। दोनों के बीच किसी भी किस्म की गलतफहमी या नाराज़ी सानिया के लिए नुकसानदेह है। इससे पहले कि बात ख़राब हो तमाम बात क्लियर कर देनी चाहिए। स्कूल जाते तमाम रास्ते वो उन्हीं दोनों के बारे में सोचती रही। शाम में सानिया फूफो के साथ उसके घर के आगे खड़ी थी, जिसके दरवाजे से वो 2 दिन पहले लौट गई थी। अहमद ने बेहद तपाक से उनका खैर मकदम किया, जैसे उससे पहले से उनके आने की खबर हो। सानिया ने खशमगी निगाहों से पुप्पो को देखा। ये कारनामा उन्हीं का हो सकता है। आई एम सॉरी पुप्पो, मेरा लाउंज और ड्राइंग, जिस बात को आप अधूरा कह रहे हैं वही मेरी यहाँ पर इसका एक पेज मिस है, तो वो मुझे नहीं मिल रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। जिस बात को आप अधूरा कह रहे हैं वही मेरी इज़्ज़त नफ्स पर ताज़ियाना थी। अहमद साहब, आपने मुझे समझने में बड़ी गलती कर ली। एक मर्द अगर किसी लड़की को कमज़ोर बेबस समझकर लूट का माल समझ ले तो ऐसे शख्स को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। जहाँ सानिया का तनफ़ुस लम्हा बलम्हा बढ़ रहा था, वहीं अहमद हक दक खड़ा उसके सख्त लहजे की नफरत सह रहा था, जो कह रही थी, सालों से अगर मेरा शौहर मेरे पास नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ। हम दोनों के बीच जो भी कमिटमेंट रही हमें उसका पास करना। अल्हम्दुलिल्लाह गज़नफ़र से दूर रहने के बावजूद मेरा किरदार और मेरे इरादे बेहद मजबूत हैं। इसमें दरार डालना आपकी बस की बात नहीं मिस्टर अहमद। और हाँ, मैं आपकी चंद और गलतफहमियां दूर कर देना चाहती हूँ ताकि आप मज़ीद किसी गलत गुमान में ना रहें। गज़नफ़र को मैंने देखा नहीं, मगर इससे मेरा दिल और रूह का रिश्ता मजबूत है। रही बात आपकी दिल वाली ऑब्जर्वेशन की, तो जान लीजिए मिस्टर अहमद, मैं एक माशी मसाइल में घिरी माँ की बेटी होने के साथ एक बाकिरदार और बाहया लड़की भी हूँ, जो अपने शोहर से वाबस्तगी और मोहब्बत का इश्तहार लगाना अपनी तौहीन समझती है। इसी गलतफहमी की बिना पर आपको मनमानी करने का मौका मिल गया। दोनों सीने पर बाजू लपेटे एक दूसरे की आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अहमद उसे बहुत जज्ब के आलम में प्यार से देख रहा था, जबकि सानिया की निगाहों में सर्द महरी का अक्स रचा हुआ था, जिसे मिटाने का तरीका वो सोच रहा था। अब प्लीज़ मुझे गज़नफ़र का नंबर दे दे, मैं गज़नफ़र से खुद बात करना चाहती हूँ। गज़नफ़र अहमद खुद तुम्हारे सामने खड़ा है सानिया, आज दिल की भड़ास निकालो, इसके बाद शायद तुम्हें ज़िंदगी भर मुझसे कोई शिकवा ना रहे। वो मुस्कुराकर इत्मीनान से गोया। ओ प्लीज़, सानिया नागवारी से आंखें मीच कर खोलते हुए गोया हुई। गज़नफ़र को धोखा देकर मुझे तोड़ने के लिए आप और कितना गिरेंगे? ये सच कह रहा है सानिया। पुप्पो कोल्ड ड्रिंक के हमरा अंदर आई थी। ट्रे उन्होंने बेड के साइड टेबल पर रख दी और सानिया के पास आकर उसने हाथ पकड़ लिए। ये गज़नफ़र ही है, मेरी बात का तो यकीन करोगी ना पुप्पो? आप मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश कर चुकी हैं। मुझे मज़ीद बेवकूफ़ मत बनाएं। अहमद को देखती वो बेयकीनी से सर हिला रही थी। इतने में अहमद ने टेबल की दराज से एक तस्वीर फ्रेम निकाला और सानिया की निगाहों के सामने सीधा कर दिया। सानिया खुली आंखों से बेयकीनी भरे कभी अपने और गज़नफ़र के निकाह वाले रोज़ की तस्वीर को देखती और कभी सामने खड़े अहमद के चेहरे के नकूश को। बिलाशुबा वो गज़नफ़र ही था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? वो सर थाम कर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। गज़नफ़र के आने पर तुमने और भाभी ने उसे नहीं पहचाना तो ये बहुत परेशान हुआ था। फिर उसने भाभी के मुतालिक अपने ख़यालात जानने के लिए ख़ुद को गज़नफ़र का दोस्त ज़ाहिर किया, क्योंकि वो ख़ुद भी गिल्टी फील कर रहा था कि दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने के बाद वो हम लोगों से राब्ते में ना रहा तो शायद हम उससे नाराज़ हैं। यही वजह थी कि गज़नफ़र ने भाभी से गलत बयानी की। मगर जब मैं सुबह गज़नफ़र से मिली तो फ़ौरन उसे पहचान लिया और उससे बाज़-पूछ की थी कि क्यों उसने भाभी को अपने मुतालिक नहीं बताया। मैं खुद सबको गज़नफ़र के आने की खुशखबरी सुनाना चाहती थी, मगर गज़नफ़र ने यह कहकर मुझे रोक दिया कि सच जानकर शायद सानिया उसके सामने ना आए और भाभी अलग दामाद की खातिरदारी में परेशान होती फिरेंगी, जबकि वो सिर्फ चंद रोज़ में अपने घर की रेनोवेशन करवा कर वहाँ से चला जाएगा। मगर उसे नए घर का मशवरा मैं नहीं दिया था। तभी अहमद को ख्वाहिश हुई कि वो तुम्हें साथ ले जाकर तुम्हारी पसंद से कुछ चीज़ें और ज़रूरी सामान लेना चाहता है, इसलिए मैंने तुम्हें अहमद के साथ जाने दिया। हमारा इरादा गज़नफ़र अहमद का नया घर सेट होते ही तुम सबको सरप्राइज़ देने का था। मुझे इस पूरी कहानी से कोई सरोकार नहीं।
वो फुफ्फो के सहल अंदाज में सच बताने पर दुख और सदमे से कहती गज़नफ़र अहमद को देखने लगी। मैं समझ पाई हूँ तो सिर्फ इतना कि आपने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, मजाक बनाया, मेरी खुददारी, मेरी इज़्ज़त नफ्स का अहमद बनकर मुझे बहकाने की सही की थी। आजमाना चाह रहे थे मुझे कि मैं अपने नफ्स की ताबे हूँ या नहीं। बसूरत दिगर मुझे छोड़ने का इख्तियार तो था ही आपको। सर्द महरी थी लहजे में। ऐसा कुछ नहीं है सानिया, गज़नफ़र तड़प कर आगे बढ़ा। ऐसा ही है। कितनी पागल और बेवकूफ़ थी मैं जो अपने दिल के कोरे कागज़ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी संगत के लम्हात तहरीर करने के ख्वाब संजोत देखती रही। और आप मुझसे मिलकर पहले मुझे परखना चाह रहे थे मैं आपके लायक हूँ भी या नहीं। अब इसका लहजा ही नहीं, निगाहें भी ज़ख़म ज़ख़म से गज़नफ़र अहमद पर जमी थी। फिर यकदम वो पलटी और कमरे से निकल गई। सानिया, तुम जो कुछ भी कह रही हो या कह रही हो, जो कुछ भी सोच रही हो या कह रही हो, वो सब सरासर गलत है। गज़नफ़र उसके पीछे लपकर चंद कदम में ही उसे बाजों से जकड़कर अपने सामने ज़बरदस्ती रोकने की सही करने लगा। छोड़े मुझे, मैं अभी आपसे कोई सफाई सुनना नहीं चाहती हैं। वो आंखों की नमी को छुपाने उसकी जानिब से रुख मोड़ गई। रोना चाहती हो तो बेशक रो लो, मगर मुझे गलत मत समझो। तुम्हारी परख या तुम्हारी आजमाइश मेरा मकसद हो तो मुझे अगली सांस नसीब ना हो। मैंने तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया है सानिया। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने दूर देश में खुद को किसी भी किस्म की गलाजत से बचा कर रखा। जो लड़की अपने खूनी रिश्तों के लिए बेहद हसास और खुददार हो सकती है, वो अपने शौहर के लिए कितनी दयानतदार होगी, इसका मुझे इल्म था। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हें अपने सामने पाकर मुझे अपनी निगाहों और अपने जज्बात पर इख्तियार ना रहता था। तुम मेरी शरीक ज़िंदगी थी, इसी बिना पर तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदगी जाहिर कर दी। तुम मुझसे अनजान थी, मुझे गलत समझ दे, मैं हक बेजानब भी थी। तुम मेरे लिए कैसी फीलिंग्स रखती हो ये जानना मेरा हक था सानी, मगर इसके लिए मैंने गलत वक्त का इंतखाब कर लिया। आई एम सॉरी टू से सानी। चाहे जाना एक मर्द की भी ख्वाहिश होती है। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें हर्ट किया, मगर जल्दी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हें सच बताने के लिए ही यहाँ लाया था। तुम मेरी बात सुने बिना ही तुम चली गई। बताते बताते गज़नफ़र की गिरफ्त ढीली हुई थी। सानिया नरमी से अपना बाजू छुड़ाती वहीं नीचे जाने वाली पहली सीढ़ी पर बैठकर बेआवाज़ रोने लगी। शायद वह सच कह रहा हो। सानिया ने उसे समझने में गलती कर ली। दिल तावीलें देने लगा। गज़नफ़र सच कह रहा है। एक शोहर की हैसियत से हाल दिल बताने और उसके दिल का हाल जानने की जल्दबाजी कर ली तो उसे माफ़ी मिल जानी चाहिए। दूर देश से उसकी खातिर तो लौट कर आया है, ना आता तो वो क्या कर लेती। प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी सानी, प्लीज़। वो भी उसके बराबर सीढ़ी पर बैठते हुए मलतजी हुआ तो सानिया अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए थोड़ा दूर खिसक गई। देखो, अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ऐसी भी क्या दूरी करीब रहकर भी माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है। सानिया को नम पड़ते देखकर उसके अंदाज में शोखी दर आई। सानिया घबराकर उठ खड़ी हुई, मगर गज़नफ़र ने उसकी कलाई थामकर उसे जाने से रोका। सानिया को जाने से रोकने के लिए किसी नज़म का एक हिस्सा बड़े खूबसूरत लहजे में वो गुनगुनाने लगा। रहने दे, मुझे ये शायरी वगैरह समझ में नहीं आती। सानिया ने दिल की धड़कनें संभालने की सही में अपने दुपट्टे से चेहरे पर मौजूद आंसू के निशान साफ करते हुए गज़नफ़र को धीरे से टोका था। गज़नफ़र आहिस्तगी से हंसते हुए उसे देखता रहा। मेरी संगत में रहोगी तो बहुत आसानी से समझने लगोगी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। सानिया कुछ ना बोली और कलाई छुड़ाने की सही में दोबारा हल्के से झटके पर उसके बराबर में जा बैठी। अब हाँ, बोल भी दो सानिया, बेचारा कब से गिड़गिड़ा रहा है। फूफो पीछे से आकर कड़े तेवरों से सानिया को घूरते हुए घुरकने लगी। वो गज़नफ़र के हाथ में अपना हाथ देखते हुए छुड़ाने की सही में हया से सर झुका गई। अभी घर जाकर मुझे तुम्हारी अम्मा के सामने भी अहमद को गज़नफ़र अहमद साबित करने के लिए एक लंबी बहसो मुबाहिसा तू महमा का मार्का सर करना है। मेरा तो अभी से उनके साथ होने वाली जंग का सोचकर सर दुख रहा है। तुम्हें रुकना है तो रुको, गज़नफ़र तुम्हें छोड़ने आ जाएगा। मैं रिक्शा पकड़कर चली जाती हूँ, वो फराटे से कहती दोनों को फलांग कर धम धम सीढ़ी जीना उतरने लगी। पुप्पो रुके, मैं भी साथ चलूंगी। उससे बेबसी से अपनी कलाई गज़नफ़र के हाथ में जकड़ी देखी। पहले बताओ, एक माह बाद तुम्हें रुखसत कराकर इस घर में लाने की बात करूँ पुप्पो से? इतनी जल्दी? वो फिर हरासा हुई, साथ ही पछताने लगी कि नाराज़गी ख़त्म करने का इजहार क्यों कर दिया। मेरा बस चले तो आज, अभी इसी वक्त से तुम्हें यहाँ से खुद से दूर न जाने दूँ, मगर हाय रे ज़माने के रीत रवाज। गज़नफ़र ने ठंडी सी आह भरी। सानिया सूख पड़ने लगी। इतनी गर्मी में ठंडी आहे भरना सेहत के लिए अच्छा है। अब मुझे जाने देंगे तो ही हमेशा के लिए लाएंगे ना? वो मुश्किल सानिया ने आवाज़ निकालकर उसे फुफ्फो के जाने का और अपने मानने का एहसास दिलाया था, और कलाई छूटते ही वो सरपट गेट की तरफ भागी थी। गेट पर फुप्पो उसका इंतजार कर रही थी। उसके गुलगू चेहरे को देखकर फुप्पो ने शुक्र अदा किया कि बदगुमानी के बादल छटे तो सही। रिक्शे में बैठकर दोनों ही अपनी अपनी जगह सुरमई शाम की रानाई को पूरी तरह महसूस कर रही थी। इसके साथ ही यहाँ इस खूबसूरत सी फैमिली स्टोरी का इख्तिताम होता है। आपको कौन कौन से नावल पसंद हैं, मुझे राइटर्स और नावल्स के नेम बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पढ़ूंगी आपके लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।